लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं, ये बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट का पहला चैप्टर है, जहां पर लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज की प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका के संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाज कौन से होते हैं। तो लोकतांत्रिक समाज ऐसे समाज होते हैं जिनमें लोकतांत्रिक मूल्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों, आदर्शों का समावेश हो और उन्हें व्यवहारिक स्तर पर लागू किया जाता हो। ऐसे समाजों को हम लोकतांत्रिक समाज कहते हैं। इनकी विशेषताओं को हम इस प्रकार से देखते हैं कि सभी निर्णय ऐसे समाजों में खुले और व्यापक विचार विमर्श से लिए जाते हैं। निर्णय लेने में संपूर्ण समाज की सहभागिता आपको देखने को मिलती है। निर्णय का अधिकार जनप्रतिनिधियों को होता है और अंतिम रूप से निर्णय है वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, जहाँ पर व्यक्ति को साध्य माना जाता है और राज्य को साधन माना जाता है। शासन की सभी शक्तियाँ एक व्यक्ति, एक वर्ग विशेष में न होकर के संपूर्ण समाज में ही होती है। ऐसे समाज को लोकतांत्रिक समाज की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि समाजवादी समाज ऐसे समाज होते हैं जहाँ पर उत्पादन और उसके वितरण के साधनों पर नियंत्रण और स्वामित्व राज्य का होता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक होता है। पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों अवधारणाओं के मध्य का रास्ता अपनाया जाता है। राज्य में प्रतियोगिताओं के स्थान पर सहयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। उत्पादन के वितरण, उत्पादन के साधनों और विनिमय पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण देखने को मिलता है। राज्य को साध्य माना जाता है, व्यक्ति को साधन माना जाता है। शासन की समस्त शक्तियाँ राज्य में निहित होती है। ऐसे समाजों को हम समाजवादी समाज की श्रेणी में रखते हैं। अब लोकतांत्रिक समाजवादी समाज, ऐसे समाज जिसमें लोकतांत्रिक समाज के लक्षण भी आपको देखने को मिलें और समाजवादी समाज के लक्षण भी देखने को मिलते हैं, उनको हम लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की श्रेणी में रखते हैं। प्रशासनिक संस्थाओं का क्या अभिप्राय है? जैसे शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके दो शब्द हैं। पहला है प्रशासनिक और दूसरा शब्द है संस्थाएं। तो प्रशासनिक शब्द का लोक प्रशासन के अंतर्गत अभिप्राय उस संस्था से होता है जो सरकार के कृत्यों और उसके भाव प्रकट करता है, उसे हम प्रशासनिक कहते हैं। जैसा आपको पता है कि प्रशासनिक शब्द प्रशासन के इक प्रत्यय लगने से बना होता है। प्रशासन का अर्थ होता है शाब्दिक दृष्टि से कार्यों की व्यवस्था या प्रबंधन से, और लोक प्रशासन में इस प्रशासन शब्द का अर्थ लगाया जाता है सरकार से। इक है वो विशिष्टता का भाव आपको प्रदान करता है, जिससे इसका अभिप्राय हो गया कि सरकार के कृत्यों को या भाव को प्रकट करने वाला जो शब्द है वो प्रशासनिक शब्द कहलाता है। तो संस्था उस रचना या कार्य प्रणाली को इंगित करता है जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सामाजिक व्यवस्था तथा सहयोग को नियंत्रण करने के लिए कार्यरत होते हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि संस्था एक ऐसी संरचना या कार्य प्रणाली है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का सहयोग होता है और जो व्यवस्थित ढंग से सहयोग से कार्य करती रहती है। संस्थाओं में सामाजिक संस्थाएं भी आती है, राजनीतिक संस्थाएं जैसे राजनीतिक दल है, व्यवस्थापिका है, आर्थिक संस्थाएं, प्रशासनिक संस्थाएं, सभी इसके अंतर्गत समाहित होती है। प्रशासनिक संस्थाएं क्या होती है? प्रशासनिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य या प्रयोजन के लिए अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित की गई हैं, वो प्रशासनिक संस्थाएं कहलाती है। जैसे व्यापक दृष्टि से हम देखते हैं तो आपकी मंत्रालय आता है, विभाग आता है। संकुचित दृष्टि से सरकार की कुछ विशिष्ट निकाय या छोटी संगठन आपको देखने को मिलती है। भारत में ये प्रशासनिक संस्थाएं हैं
वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो भारत में जो हमारा केंद्रीय सचिवालय है उसके मैनुअल में इनको 7 प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहला है आपका मंत्रालय या विभाग। तो मंत्रालय या विभाग सचिवालय व्यवस्था से जुड़ा हुआ कार्यालय होता है और जिसका निर्माण कार्य आवंटन नियम 1961 की प्रथम अनुसूची के अनुसार किया जाता है और यह नीति निर्माण की उच्च स्तरीय संस्था। तो जैसा आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था केंद्रीय सचिवालय केंद्र सरकार की सभी सचिवालय सभी विभागों का सामूहिक नाम होता है। एक बड़ा कैंपस होता है जिसमें सभी मंत्रालयों के अपने अपने कार्यालय होते हैं और राज्य में विभाग होता है, राज्य शासन सचिवालय, जहाँ पर राज्य के समस्त विभागों के कार्यालय। तो मंत्रालय जो कार्य आवंटन नियमों के अंतर्गत बनाए गए और ये कार्य आवंटन नियम कौन बनाता है? आपके राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप केंद्रीय स्तर पर मंत्रालय देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय, आपका उच्च शिक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय। राज्य स्तर पर आप गृह विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आपका वन विभाग आदि देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है संबंध या अटैच्ड कार्यालय। ऐसे कार्यालय जो कोई विभाग ने नीतियाँ बनाई है उनको लागू करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करता है, जिनके पास में तकनीकी जानकारियाँ भी होती हैं और वे विभाग को तकनीकी पहलुओं पर आवश्यक सलाह या परामर्श भी प्रदान करते हैं। तीसरा आता है अधीनस्थ कार्यालय। तो ऐसे कार्यालय जो विभाग के द्वारा नीतियाँ बनाई गई है उन नीतियों को व्यापक रूप से लागू करने का काम करते हैं। और जो आपके संबंध कार्यालय अटैच्ड कार्यालय होते हैं उनके निर्देशन में काम करते हैं। और जब उनका निर्देशन या ऐसा संबंध कार्यालय किसी विभाग या मंत्रालय के अधीन नहीं होता है तो वे सीधे मंत्रालय या विभाग के निर्देशन में काम करते हैं। जैसे वित्त मंत्रालय के अधीन आपका क्षेत्रीय आयकर कार्यालय होता है, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो होता है। उसके बाद आता है आपका संवैधानिक निकाय, संवैधानिक संगठन। तो ऐसे निकाय जिनका गठन भारतीय संविधान के उपग्रंथों के अनुसार, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, जैसे आपके निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। उसके बाद सांविधिक निकाय या संगठन। तो ऐसे निकाय या संगठन जिनकी स्थापना संसद द्वारा बनाए गए नियम या अधिनियम के अनुसार की जाती है, जैसे आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, मानवाधिकार आयोग है। उसके बाद हम देखते हैं स्वायत्त निकाय। ऐसे निकाय या संगठन जिनकी स्थापना सरकार के कार्यों को निर्वहन करने के लिए की जाती है और इनको अपने कार्य निर्वहन करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। फिर भी इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके लिए निधि की व्यवस्था है, भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान। उसके बाद आपका आता है सार्वजनिक उपक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उद्योग का विभाग होते हैं जो पूर्णतया सरकार के नियंत्रण में होते हैं, जिनका गठन निगम या कंपनी के रूप में किया जाता है। इनमें राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित का शेयर होता है और इनका संचालन एक निर्देशन मंडल या बोर्ड के माध्यम से किया जाता है, जिसके सदस्य सरकारी या गैर सरकारी होते हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम। उसके बाद आगे चलते हैं कि क्या भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज वाला राज्य है? तो हम कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज वाला राज्य है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर समाजवादी समाज के लक्षण भी देखने को मिलते हैं और लोकतांत्रिक समाज के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भी लोकतंत्र की स्थापना के ऐसे प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो लोकतंत्र या लोकतांत्रिक समाज की स्थापना से संबंधित हैं। तो सबसे पहला है कि वयस्क मताधिकार एवं चुनाव। जैसा कि आपको पता है कि भारत में वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है और चुनाव करवाने के लिए आपके निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग 2 प्रकार के आयोगों का गठन किया गया है। भारत सरकार के व्यवस्थापिका केंद्रीय आयोग और राज्य में विधायिका होती है, उनका निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन आयोग होता है और पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय संस्थाओं का चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया, जो इनके निष्पक्ष और स्पष्ट निर्वाचन करवाने के लिए उत्तरदायी होते हैं और ये निर्वाचन भी संपन्न करवाते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक आपको अधिकार प्रदान किए गए हैं जो लोकतांत्रिक समाज की स्थापना का प्रावधान मान सकते हैं। इसके अलावा उत्तरदायी कार्यपालिका, तो भारत में हम देख सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जहां पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका के 2 सदन आपको केंद्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलती है। हमारे प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका में आपको घनिष्ठ संबंध भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरा आगे का प्रावधान देखते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सम्मान आपको देखने को मिलेगा। न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने, उनको वेतन देने संबंधी सभी प्रकार के प्रावधान हैं उनका संविधान में उल्लेख किया गया है। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय होते हैं वो भारत सरकार या राज्य सरकार के संबंध में हो, आम नागरिकों के संबंध में हो, तो उनका कोई भी उल्लंघन नहीं करता है। ऐसी व्यवस्था की गई है जो लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए संकल्प के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था, तो भारतीय संविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया। अनुच्छेद 243 से लेकर जेल तक जो भी प्रावधान किए गए हैं वो सारे के सारे पंचायती राज और नगरीय संस्थाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के आपके पंचायती राज से संबंधित हैं, 243 पी से लेकर के जेल तक के आपको नगरीय संस्थाओं से संबंधित है। इनके द्वारा भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था को अपनाया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लक्षण देखने को मिलते हैं। संविधान में ये प्रावधान है, जिससे कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में समाजवादी समाज की स्थापना के भी प्रावधान किए गए। सबसे पहले हम प्रस्तावना की बात करते हैं, तो प्रस्तावना के अंतर्गत भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का संकल्प देखने को मिलता है। वहीं 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी शब्द जोड़ करके इसको और अधिक स्पष्ट कर दिया गया कि भारत में समाजवाद की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। नीति निर्देशक तत्वों में भी इसके प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 41 में सार्वजनिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 42 में कार्यों के अनुकूल दशाएं उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 46 में
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत सार्वजनिक स्वतंत्रता में सुधार की बात की गई। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान हैं, वे भी समाजवादी समाज की स्थापना के लिए किए गए हैं, ऐसा माना जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मूल अधिकारों में भी कुछ प्रावधान हैं जो भी समाजवादी समाज की स्थापना के संबंध में हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता व विधियों के समान संरक्षण की बात की गई। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद को निषेध किया गया। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता की बात की गई। तो ये अनुच्छेद समानता की बात करते हैं जो समाजवाद की मूल विशेषता को इंगित करता है। जिससे हम कह सकते हैं जो ये अनुच्छेद 14, 15, 16 अन्य हैं जो समानता की बात करते हैं, उनके माध्यम से समाजवाद की स्थापना का प्रयास होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में भी लोकतांत्रिक समाज और समाजवादी समाज की स्थापना के आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज वाला राज्य है। अब हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। तो देश की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो सुरक्षा प्रदान करती है, कानून को व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वयन करने के दायित्व का निर्वहन करती है। देखते हैं कि भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय है, उनकी सहायता ली जाती है। और आपका राज्य में पुलिस प्रशासन है, वो राज्य के अंतर्गत शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। तो ये जो पुलिस प्रशासन है वो गृह विभाग के अधीन होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं वे भी देश में शांति व्यवस्था सुरक्षा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक विकास, समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनका उत्थान करने के लिए और गरीब और अमीर के बीच में जो दूरियां हैं उनको कम करने का प्रयास किया। वृद्धों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और अन्य जो असहाय लोग हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करने में हमारे देश की जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देख सकते हैं कि जो आपका समाज कल्याण न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, उसके द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, विकलांगों के लिए शिक्षा की तरफ देखें तो उनमें छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं और अन्य जो सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए भी तत्पर होती है। आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे आर्थिक नियोजन की बात हो, पंचवर्षीय योजनाएं का निर्माण के लिए पहले आपका योजना आयोग था, आजकल उसकी जगह नीति आयोग आ चुका है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन करने के लिए और जनता को आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में आपकी जो बैंकिंग व्यवस्था, बीमा व्यवस्था है, सरकार के द्वारा जो भी अर्थव्यवस्था से संबंधित अन्य क्रियाएं संपादित करनी हैं उनमें प्रशासनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलती है। राजनीतिक विकास में चाहे निर्वाचन की बात हो, चाहे राजनीतिक दलों से संबंधित कार्य हो, चाहे आपके दबाव समूह के संबंध में हो, इनके संबंध में जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, आपका निर्वाचन आयोग है, भारत में निर्वाचन आयोग है, वो निष्पक्ष स्पष्ट रूप से चुनाव करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। आप देख सकते हैं कि राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय संस्थाओं को चुनाव करवाने के लिए आपका राज्य निर्वाचन आयोग काम करता है और वयस्क मताधिकार के माध्यम से सभी क्या करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और मताधिकार निष्पक्ष रूप से किया जाए, उन पर
नागरिकों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं हो। तो चुनाव में आप देखते हैं कि पुलिस भी उनकी सहायता करती है और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको निर्वाचन आयोग के माध्यम से समय समय पर ऐसे काम करवाने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग भी दी जाती है, निर्वाचन करवाए जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार, जो भी राजनीतिक अधिकार हैं, उनके संबंध में आवश्यक जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक विकास में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। जो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा या उसकी योग्यताएं निर्धारित की गई है, उनके आधार पर सभी को भाग लेने का समान रूप से अवसर प्राप्त है और उसके प्रदान करने में प्रशासनिक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। लोक कल्याणकारी कार्यों में भूमिका, जैसा हम जानते हैं कि चाहे स्वास्थ्य के संदर्भ में हो, चाहे शिक्षा के संदर्भ में हो, या पर्यावरण संरक्षण की बात हो या कल्याण की बात हो, इनमें प्रशासनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका शिक्षा विभाग, तो शिक्षा मंत्रालय है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, ये सभी संस्थाएं देश में शिक्षा की विकास और विद्यार्थियों को निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं उनके अनुरूप शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी प्रकार से हम स्वास्थ्य आज कोरोना महामारी के रूप में हमारे सामने एक विकट समस्या है। उससे निपटने के लिए समय समय पर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उसके जो भी अधीनस्थ और संलग्न कार्यालय हैं उनके माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। चाहे आपका CMHO ऑफिस हो या अन्य आपका चाहे कोई हॉस्पिटल हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। निःशुल्क कोरोना की जांच करवाई जाती है, उसको दूर करने के उपाय प्रसारित किए जाते हैं, जनता को जागरूक की जाती है। इसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए आपका वन मंत्रालय आवश्यक प्रयास करता है कि किसी प्रकार का हमारे देश में प्रदूषण नहीं हो, प्रदूषण रहित हो, स्वच्छ स्पष्ट पर्यावरण हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके अलावा गरीब और अमीर के मध्य जो भी दूरियां हैं उनको कम करने का प्रयास भी लोकतांत्रिक समाजवादी समाज वाले राज्यों में आपको देखने को मिलता है। जो अमीर हैं या जिनके पास आवश्यकता से अधिक पूंजी है, कमाई जा रही है, उन पर इनकम टैक्स के माध्यम से टैक्स आयकर विभाग के माध्यम से टैक्स लगाया जाता है। जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनको आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्य के द्वारा आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। तो उन प्रयासों को, उन नीतियों को प्रशासनिक संस्थाओं के द्वारा व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। तो हम देखते हैं कि लोक कल्याण में सभी प्रकार की जो भी सुविधाएं आती हैं, चाहे सामाजिक विकास की बात हो, चाहे आर्थिक विकास की बात हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित बात हो, चिकित्सा से संबंधित बात हो, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की, उन सभी का व्यवहारिक रूप प्रदान करने में हमारे देश की प्रशासनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज वाला राज्य है, जहाँ पर प्रशासनिक संस्थाएं सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, लोक कल्याण और बहुमुखी विकास में देश की आंतरिक शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करने और जनता के जो अधिकार हैं उनको प्रदान करने, जनता को जागृत करने, जनसहभागिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज वाले राज्य में प्रशासनिक संस्थाएं अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। धन्यवाद।